सरल क्लासेज रेनी में आप सभी का स्वागत है। कल हम पढ़ रहे थे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया, यानी कल हमारा टॉपिक था एनएसआर रिएक्शन, और हमने कल एनएसआर पढ़ी थी दो प्रकार से, SN1 और SN2। ठीक है ना। आज हम शुरू करेंगे SN1 व SN2 क्रिया में विभेद, अंतर क्या है। तो वैसे मेनली अंतर तो कल देख ही लिया था, पर एक बार और इसकी छोटी सी समरी बता दूं। SN1 और SN2 में विभेद, अंतर क्या है। नंबर एक, इसके अंदर आगे 1 लिखा हुआ है, तो 1 का मतलब इसकी कोटि बराबर 1 है, और इसके 2 लिखा है, इसकी कोटि बराबर कितनी है, 2। नंबर 2, दूसरा विभेद, इसका जो वेग होता है, वेग का मतलब dx/dt, वो समानुपाती होता है केवल rx। SN1 क्रिया में वेग केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता के समानुपाती होता है, और SN2 क्रिया जो है उसमें वेग जो होता है dx/dt, वो rx के भी समानुपाती होता है, nu- के भी समानुपाती होता है। इसके बाद नंबर 3, तीसरा विभेद, SN1 जो क्रिया होती है उसके जो पद हैं वो 2 होते हैं। SN1 क्रिया में कितने पद होते हैं, 2, और SN2 क्रिया 1 पद में संपन्न होती है। नंबर 4, SN1 क्रिया का जो मध्यवर्ती होता है उसको कार्ब केटायन कहते हैं। तो SN1 क्रिया के मध्यवर्ती को कार्ब केटायन कहते हैं, और SN2 क्रिया के मध्यवर्ती को संक्रमण अवस्था कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। ठीक। नेक्स्ट नंबर 5, SN1 क्रिया में हैलाइड की जो क्रियाशीलता होती है, हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम वो होता है 3 डिग्री हैलाइड, 2 डिग्री और 1 डिग्री। यानी सबसे अधिक 3 डिग्री हैलाइड SN1 क्रिया देगा, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। और SN2 क्रिया में हैलाइड की क्रियाशीलता 1 2 3 होती है, यानी SN2 क्रिया 1 डिग्री हैलाइड देगा, उसके बाद 2 डिग्री, सबसे कम देगा 3 डिग्री। नेक्स्ट नंबर 6, SN1 क्रिया के अंदर रेशमीकरण पाया जाता है, यानी इसके अंदर D और L रूप बनते हैं, दक्षिणावर्त और वामावर्त रूप बनते हैं, जबकि SN2 क्रिया के अंदर प्रतीपन पाया जाता है। और कल मैंने प्रतीपन की परिभाषा बताई थी आपको, ठीक है ना। प्रतीपन किसे कहते हैं, जब आक्रमणकारी समूह प्रतिस्थापी समूह के विपरीत दिशा में जुड़ता है तो उस क्रिया को प्रतीपन कहते हैं, ठीक है ना। तो मुख्यतः SN1 और SN2 क्रिया के ये 6 विभेद सामने हैं, ठीक है। तो ये 6 अंतर दिखा रखे हैं SN1 क्रिया और SN2 क्रिया के, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, अब हमें पढ़ना है SN1 क्रिया यानी NSR क्रिया के एग्जाम्पल, यानी उदाहरण, कि NSR क्रिया के एग्जाम्पल क्या है, उदाहरण क्या है, ठीक है। तो शुरू करें अगला टॉपिक, NSR अभिक्रिया के उदाहरण। अब NSR क्रिया को वैसे जानते तो हो, आप उदाहरण कैसे बनेंगे तो वो देखें। तो सबसे पहले अगला भाग है NSR के उदाहरण। पहला एग्जाम्पल ले नंबर 1, ये एल्किल हैलाइड है C2H5Cl, इसका नाम एथिल क्लोराइड है, और इसकी क्रिया करा दें KCN से। और नंबर 2, C2H5Cl, इसकी क्रिया करा दें AgCN से। दोनों में क्या बनेगा, दोनों के नाभिक इसमें देखने हैं। तीसरा उदाहरण, C2H5Cl और इसकी क्रिया करा दें KOH से, लेकिन KOH कैसा लेना है, जलीय, तो जलीय KOH से क्रिया होगी। नेक्स्ट नंबर 4, चौथा उदाहरण, C2H5Cl और इसकी क्रिया करा दें NaNO2 से, ठीक है ना, इसमें भी देखेंगे। नंबर 5, C2H5Cl, इसकी क्रिया करा दें C2H5ONa, ठीक है ना, ये एल्कोक्साइड से क्रिया है। नंबर 6, C2H5Cl और इसकी क्रिया करा दें CH ट्रिपल बॉन्ड CNA, ठीक है ना। ये मान लो 6 एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं NSR अभिक्रिया के। तो NSR क्रिया के 6 उदाहरण है सामने बोर्ड पर। इसका नाभिक किसने, CN दिख रहा है, इसका Cl है, तो Cl हटेगा CN लगेगा, तो C2H5CN, ठीक है ना। ये जो CN बना है इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब बनने वाला प्रोडक्ट क्या हो गया, साइनाइड हो गया। इसके अंदर AgCN है, इसमें बनेगा C2H5NC, इसमें बन गया आइसोसाइनाइड। तो इसमें बनने वाला प्रोडक्ट क्या बन गया, आइसोसाइनाइड। तो KCN से साइनाइड बनता है, AgCN से आइसोसाइनाइड बनता है। अब वो कहता है कि KCN से तो CN निकलता है नाभिक स्नेही, और AgCN से NC जाता है नाभिक स्नेही, क्यों? तो इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में अंतर ये है कि जो KCN होता है वो एक आयनिक यौगिक है, और जबकि AgCN जो होता है वो एक सहसंयोजी यौगिक है। कैसा यौगिक है? सहसंयोजी। इसलिए KCN तो क्या होता है, KCN तो साइनाइड बनाता है, AgCN आइसोसाइनाइड बनाता है। ठीक है ना? तो यदि आपसे पूछा जाए कि KCN की नाभिक स्नेही क्रिया में साइनाइड का निर्माण होगा और AgCN की नाभिक स्नेही क्रिया में आइसोसाइनाइड का निर्माण होगा, क्यों? तो कारण क्या है इसका? KCN एक आयनिक यौगिक होता है, जबकि AgCN एक सहसंयोजी यौगिक होता है। इसलिए AgCN द्वारा जो नाभिक स्नेही बनेगा वो NC होगा, क्योंकि AgCN ऐसे, KCN तो क्या हो गया, K प्लस CN माइनस, तो इसका नाभिक स्नेही तो CN माइनस हो गया। AgCN में क्या है, AgC ट्रिपल बॉन्ड N, तो ये बॉन्ड सहसंयोजी है, तो इसमें N पर माइनस आएगा, यानी माइनस किस पर आएगा, N पर, तो NC माइनस बनेगा। ठीक है ना? इसमें क्या बनेगा, CN माइनस बनेगा। इसलिए शुरू में जो उदाहरण है दो, KCN का और AgCN का, इन दोनों में विभेद है। इसके बाद ये तो जलीय KOH है, इसमें दिख ही रहा है, C2H5OH, Cl हटाओ OH लगाओ। तीसरे वाले में C2H5NO2, इसमें NaNO2 है तो NO2 जाएगा। चौथे वाले में इसमें बनेगा C2H5OC2H5, यानी इसका Na गया और इसका Cl गया, NaCl निकल जाएगा। तो इस नाभिक स्नेही क्रिया के अंदर NaCl का निष्कासन हो जाएगा, तो बन जाएगा ईथर। ठीक है ना? ये जो प्रोडक्ट बना वो हुआ एल्कोहल, ये जो प्रोडक्ट बना ये क्या बना, नाइट्रो। ये जो प्रोडक्ट बना ये क्या है, ईथर। ठीक है ना? तो ईथर का निर्माण होगा। इस वाले में ये एल्काइन बनेगी, यानी C2H5 C ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी इसका नाम है 1 ब्यूटाइन। तो एल्काइन बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। ठीक है ना? तो एल्काइन बनाने के लिए इसका उपयोग होगा। ये NSR अभिक्रिया के 6 उदाहरण दिए हैं। ठीक है? उदाहरण और भी हो सकते हैं, सिर्फ आपको नाभिक स्नेही पहचानना है, एक नाभिक स्नेही को हटाना है, दूसरे नाभिक स्नेही को लगाना है, तब जाकर NSR क्रिया बन जाती है। तो NSR क्रिया के ये कुछ उदाहरण है, एग्जाम्पल है। ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट, इसके प्रश्न कैसे बनेंगे तो वो देखें कि भाई NSR क्रिया का जो प्रश्न होगा वो कैसे बनेगा, तो उसका तरीका देख ले। तो सबसे पहले ऐसे है, उसने लिखा CH3Cl, सॉरी CH3OH, ठीक है ना? आगे लिख दिया उसने PCl5 और लिखा A, इसके बाद ऊपर लिख दिया KCN और आगे लिख दिया B। अब उसने कहा A और B को पहचानिए क्वेश्चन में, तो A क्या है, PCl5 की क्रिया में OH होता है, एल्कोहल, तो OH हटाओ Cl लगाओ, और ये नाभिक स्नेही क्रिया हो गई A से B तक। A से B तक कौन सी क्रिया है, NSR। NSR क्रिया है तो B क्या बनेगा, Cl हटाओ Cn लगाओ, यानी साइनाइड बन जाएगा, ऊपर क्लोराइड नीचे साइनाइड। तो A और B की पहचान हो गई ना। A क्या है, A मेथिल क्लोराइड है, B क्या है, मेथिल साइनाइड है। ठीक है ना? और इसका IUPAC नाम कैसे बनाते हैं, 1 2, 2 को एथ कहते हैं यानी एथेन, और इसको लिखते हैं नाइट्राइल। क्या लिखते हैं इसको, नाइट्राइल। तो इसका IUPAC नाम क्या है, एथेन नाइट्राइल। ठीक है? तो ये NSR क्रिया का प्रश्न था। नहीं, नेक्स्ट, ये तो हमारी पहली केमिकल प्रॉपर्टीज हुई NSR क्रिया की। इसके बाद नेक्स्ट दूसरी जो केमिकल प्रॉपर्टी है उसका नाम है विलोपन अभिक्रिया।
यानी एल्किल हैलाइड की दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी का नाम है विलोपन अभिक्रिया। इसको अंग्रेजी में कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। और वैसे इस क्रिया का दूसरा नाम विहाइड्रोहैलोजनीकरण। इस क्रिया का दूसरा नाम है विहाइड्रोहैलोजनीकरण, यानी हाइड्रोजन और हैलोजन को हटा दो, विस्थापित कर दो, तब विलोप हो जाएगा। कैसे? उदाहरण ऐसे है CH3CH2Cl। विलोपन क्रिया एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में होती है। विलोपन क्रिया की पहचान क्या है? विलोपन क्रिया एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में होती है। एल्कोहलिक बेस KOH हो NaOH हो, किसी की प्रेजेंस में करा सकते हो। जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है उसे एल्फा कहते हैं, उसके निकटवर्ती को बीटा कार्बन कहते हैं। तो एल्फा से हैलोजन, बीटा से हाइड्रोजन, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 और बनने वाला प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? एथीन। ठीक है ना, डबल बॉन्ड बन जाएगा। इस क्रिया में निकला क्या? HCl। एल्फा कार्बन से हैलोजन हटाओ, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटाओ। एल्फा से हैलोजन हटाओ, बीटा से हाइड्रोजन हटाओ, तो एक हाइड्रोजन हट गया तो दो रह गए। ठीक है ना, और एथीन का निर्माण हो गया। इसका दूसरा एग्जांपल ले, CH3 CH2CHCl CH3। इसका IUPAC नाम 2 क्लोरोब्यूटेन है। और अगर हमें 2 क्लोरोब्यूटेन की विलोपन क्रिया करनी है, किसकी प्रेजेंस में? एल्कोहलिक KOH। ठीक है, तो इसकी विलोपन क्रिया को करने के कितने तरीके होंगे? 2। यानी इस एग्जाम्पल के कितने भाग बन सकते हैं? 2। ठीक है, विलोपन क्रिया, यानी वापस से रिपीट करूं, विलोपन क्रिया क्या होती है? इस अभिक्रिया का दूसरा नाम विहाइड्रोहैलोजनीकरण क्रिया भी होता है। यह अभिक्रिया एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में संपन्न होती है। इस अभिक्रिया में बनने वाले प्रोडक्ट को क्या कहते हैं? एल्कीन। तो इस अभिक्रिया में क्या बनती है? एल्कीन बनती है। इस अभिक्रिया की परिभाषा क्या है? जब एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में एल्फा कार्बन से हैलोजन और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का विलोप होता है, यानी बीटा कार्बन से किसका विलोप होता है? हाइड्रोजन का, तब जाकर उसे विलोपन अभिक्रिया कहा जाता है। तो एल्फा कार्बन से हैलोजन का और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का जब विलोप होता है तो उसे विहाइड्रोहैलोजनीकरण या विलोपन अभिक्रिया का कहा जाता है। और इस क्रिया में बनने वाले प्रोडक्ट को एल्कीन कहा जाता है। इस क्रिया का दूसरा उदाहरण यह है, अब इस उदाहरण के अंदर एक तो एल्फा है, जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा वो तो एल्फा है। अब इसके निकटवर्ती 2 हैं, ये भी बीटा है और ये भी बीटा है। तो इस एग्जाम्पल में विलोपन 2 प्रकार से हो सकता है। एक बार तो हम इसका एल्फा और इसका बीटा काम में ले, दूसरी बार हम इसका एल्फा और इसका बीटा काम में ले। तो इस अभिक्रिया का विलोपन 2 प्रकार से किया जा सकता है। पहले इसका एल्फा और इसका बीटा हटाएं, तो एल्फा बीटा हटाएंगे तो क्या बनेगा? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, यानी इसका एल्फा हैलोजन और बीटा से हाइड्रोजन गया तो ये बन गया। इस बनने वाले का नाम 1 ब्यूटीन। भाई नामकरण है 1 2 3 4, तो 1 ब्यूटीन बनेगी। अब की बार ये एल्फा ले ये बीटा ले तो क्या बनेगा? अगर इस एल्फा और इस बीटा को लें तो इससे बनेगा CH डबल बॉन्ड CH CH3। ठीक है ना, ये बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा? 2 ब्यूटीन। कौन सा प्रोडक्ट होगा? 2 ब्यूटीन। अब जब बीटा की संख्या 1 से ज्यादा होती है और बनने वाली एल्कीन ज्यादा बनेगी, यानी 1 से अधिक बनेगी, तब जाकर हम विलोपन क्रिया में सेत्यजेफ नियम काम में लेते हैं। तब विलोपन क्रिया में कौन सा नियम काम में लेते हैं? सेत्यजेफ का नियम काम में लेते हैं। तो फिर रिपीट करूं इसको कि पहले हम शुरुआत कर रहे थे विलोपन क्रिया, और विलोपन क्रिया किसकी उपस्थिति में थी? एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में। इसमें बनने वाले प्रोडक्ट का नाम क्या था? एल्कीन। इस अभिक्रिया की परिभाषा क्या थी? कि एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में, यानी इसकी उपस्थिति में एल्फा कार्बन से हैलोजन हटाओ और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटाओ, तब उसे विलोपन कहा जाता है। हमने पहला उदाहरण लिया, इसमें एक एल्फा एक बीटा, यानी एल्फा कार्बन है, एल्फा कार्बन से हैलोजन हट जाएगा और बीटा से हाइड्रोजन हट जाएगा, तो इसमें बीटा कार्बन की संख्या 1 ही है। ठीक है ना, तो इस एग्जांपल में बीटा कार्बन की संख्या कितनी है? 1। तो बीटा कार्बन की संख्या इस उदाहरण में 1 है, इसलिए इसमें एथीन बन गई।
यानी एल्कीन बन गई। लेकिन हमने उदाहरण चेंज किया, उदाहरण हमने ये लिया, इस उदाहरण के अंदर बीटा की संख्या एक से ज्यादा हो गई, नहीं, बीटा कार्बन की संख्या एक से ज्यादा हो गई, और जब बीटा की संख्या एक से ज्यादा हो गई तो इसमें एल्कीन कितनी बन गई, दो, ठीक है ना। और जब दो एल्कीन बन गई तो हमें किसी एक एल्कीन को स्थायी बताना है, ठीक है ना। तो जब एक से ज्यादा बीटा होते हैं तो एल्कीन का निर्माण भी ज्यादा होता है, जब एल्कीन का निर्माण ज्यादा होता है तो कौन सा नियम काम में आता है, सेतजेफ नियम, ठीक है। अब सेतजेफ का नियम होता क्या है, नहीं, अगर हम सेतजेफ के नियम पर चलें तो पहली बात तो सेतजेफ का नियम क्यों लागू किया गया। सेतजेफ का नियम होता है, ये किसी एल्कीन के स्थायित्व के लिए दिया गया। सेतजेफ का नियम किसके लिए दिया गया है, किसी एल्कीन के स्थायित्व के लिए दिया गया। और इसने कहा है कि वह एल्कीन स्थायी होती है जिसमें द्विबंध के दोनों ओर, वह एल्कीन स्थायी होती है जिसमें द्विबंध के दोनों ओर एल्किल समूह की संख्या अधिक होती है। द्विबंध के दोनों ओर एल्किल समूह अधिक होते हैं, वो एल्कीन स्थायी होती है। कौन से नियम से, सेतजेफ नियम से। फिर बोल रहा हूं सेतजेफ का नियम, सेतजेफ का नियम एल्कीन के स्थायित्व के लिए प्रतिपादित किया जाता है, जिसके अनुसार वह एल्कीन अधिक स्थायी होती है जिसमें द्विबंध के दोनों ओर एल्किल समूहों की संख्या यानी आर की संख्या यानी मैथिल एथिल की संख्या ज्यादा होती है डबल बॉन्ड के दोनों ओर, यानी द्विबंध के दोनों साइड। जैसे इस उदाहरण में डबल बॉन्ड के इस साइड तो बड़ा समूह है, इस साइड कुछ नहीं है, नहीं, इस उदाहरण में नीचे वाले में डबल बॉन्ड के इस साइड भी है और इस साइड भी है, तो इसमें तो डबल बॉन्ड के एक साइड तो समूह है लेकिन दूसरी साइड नहीं है। इस उदाहरण में डबल बॉन्ड के दोनों साइड समूह है, तो ये वाली जो एल्कीन होगी 2 ब्यूटीन, ये अधिक स्थायी होगी, ये क्या होगी, अधिक स्थायी। तो 2 ब्यूटीन 1 ब्यूटीन से ज्यादा स्थायी क्यों है, क्योंकि इसमें सेतजेफ का नियम लागू होता है, सेतजेफ का नियम लगता है। सेतजेफ का नियम क्यों लगता है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड के दोनों साइड एल्किल समूह उपस्थित है, और इस उदाहरण में डबल बॉन्ड के एक साइड तो एल्किल है, दूसरी साइड नहीं है, इसलिए इसमें सेतजेफ का नियम नहीं लगता है, ठीक है ना। तो ये हमारे सामने विलोपन क्रिया रही। विलोपन क्रिया में क्या होगा, जब बीटा एक से ज्यादा होंगे बीटा, तो कौन सा नियम लगाना है, सेतजेफ नियम लगाना है। और सेतजेफ का नियम किसके लिए दिया गया, किसी एल्कीन के स्थायित्व के लिए दिया गया, और इसके अनुसार वह एल्कीन ज्यादा स्थायी होती है जिसमें द्विबंध के दोनों ओर क्या ज्यादा हो, आर। आर का मतलब मैथिल एथिल ज्यादा हो, जैसे इधर भी मैथिल इधर भी मैथिल, तो इसमें दोनों साइड मैथिल है, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल है इसकी तुलना में, ऊपर वाले की तुलना में, ठीक है ना। तो ये हमारे सामने विलोपन क्रिया रही। इसका एक दूसरा एग्जाम्पल करें तो अगला जो उदाहरण है उसमें भी बीटा ज्यादा है, पर यदि उस उदाहरण को यदि काम में ले तो उससे समझ में आ सकता है। जैसे ये CH2 CH2 CH2, ये भी CH2 समूह, ये भी CH2 समूह, और इसके यहां पर एक है CH3 और एक है Cl। अब हमें इस क्रिया को किसकी प्रेजेंस में करवाना है, एल्कोहलिक KOH। अब पहले तो इसमें अल्फा कार्बन देखो, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ रहा है वो तो अल्फा हुआ। अब बीटा कहां है, ये अल्फा का पड़ोसी ये भी है, ये भी बीटा, ये भी बीटा और ये भी बीटा। अब इसमें बीटा कार्बन की संख्या एक से ज्यादा है इस उदाहरण में। जब बीटा कार्बन की संख्या एक से ज्यादा है तो कौन सा बीटा स्थायी होगा, जिसमें दोनों साइड एल्किल ज्यादा हो गए, यानी इसमें कौन सा नियम लागू होगा, कौन सा नियम लगेगा, इसमें सेतजेफ नियम लगेगा, ठीक है। तो दो प्रोडक्ट बन सकते हैं इसके। एक बार तो मैं ऊपर वाले बीटा को हटाऊं, तो ऊपर वाले बीटा को हटाएंगे तो ये डबल बॉन्ड CH2, भाई एक बार तो ये अल्फा और ये बीटा काम में लिया, तो अल्फा से हेलोजन हटा दिया, बीटा से हाइड्रोजन हटा दिया, तो एक हाइड्रोजन कम पड़ गया तो 2 रह गया, तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बन गया, तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बन गया, और बाकी एज इट इज है, बाकी सेम है, ओके हो, सारे समूह CH2 है, तो बाकी जो भी है वो सारे समूह क्या है, CH2 है, ठीक। अब की बार मैं इस बीटा को काम में लूं तो इस कार्बन का तो हेलोजन जाएगा और इसका हाइड्रोजन जाएगा,
तो आपकी बार डबल बॉन्ड इसके और इसके बीच बनेगा, इसके और इसके बीच डबल बॉन्ड बनेगा, तो ऊपर वाला तो CH3 रह गया, ये CH2, ये CH2, ये भी CH2। अब यहां डबल बॉन्ड होगा, CH होगा, CH2। अब की बार हमने इस बीटा को हटाया तो ये CH रह गया, ठीक है ना। अब दो एल्कीन बन गई, एक डबल बॉन्ड ये रहा, एक ये रहा, इन दोनों में स्टेबल कौन है? इस डबल बॉन्ड में तो इस साइड कुछ भी नहीं है, इस साइड है बस, इस डबल बॉन्ड में दोनों साइड है, ठीक है ना। तो ये वाला स्थायी होगा, इसमें सेतजेफ नियम लगाएंगे तो ये क्या होगा? स्थायी। यानी इसका मुख्य उत्पाद कौन है? ये वाला मुख्य प्रोडक्ट है इसका, ठीक है ना। ऊपर वाला क्या है? ये ऊपर वाला इसका सह उत्पाद है, ठीक। तो ये इसका सह उत्पाद है। तो ये हमारे सामने दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी हुई, कौन सी? विलोपन अभिक्रिया, ठीक है ना। कल इसमें प्रश्न देखेंगे विलोपन क्रिया के। तो यहां पर दो रासायनिक गुण पूरे हो गए, एक हो गया NSR क्रिया और एक हो गई विलोपन अभिक्रिया, ठीक है ना। तो विलोपन अभिक्रिया के एग्जाम्पल देखेंगे कल। नेक्स्ट